जय हिंद। ईडू पावर एन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड का क्या कार्य है और कितने प्रकार के ग्लैंड होते हैं और इनकी मुख्य ग्लैंड के द्वारा किस चीज़ का स्राव होता है। इन्हीं सब तथ्यों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और इन्हीं सब को मद्देनज़र रखते हुए यह टॉपिक बनाया गया है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को फोकस करके बनाया गया है। तो आप लोग निश्चित रूप से वीडियो पर बने रहिएगा ताकि सभी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड किस प्रकार के होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड जो होते हैं मुख्य रूप से ये 3 तरह के ग्लैंड होते हैं। मुख्य रूप से ह्यूमन बॉडी में 3 तरह के ग्लैंड होते हैं और ग्लैंड जो है एक थैली नुमा आकृति होती है और इसका आकार जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जैसे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका आकार अलग होता है। एडिनल ग्लैंड जहाँ पे एडिनिन का सेक्रेशन होता है जो किडनी के ऊपर होते हैं तो उसका आकार अलग होता है। टेस्टिस भी एक ग्लैंड है, उसका आकार अलग होता है। ओवरी भी एक ग्लैंड है, उसका आकार अलग होता है। तो ये सब के सब क्या होते हैं, थैली नुमा आकृति होती हैं, लेकिन थैली का आकार अलग होता है। तो मुख्य रूप से ग्लैंड जो क्या होते हैं एक थैली नुमा आकृति होते हैं, थैली नुमा आकृति होते हैं। और ये ग्लैंड जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में 3 प्रकार के ग्लैंड होते हैं। ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि, जिसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन यानी कि वह स्राव जो है बाह्य स्राव करते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन जिसको हम लोग अंतःस्रावी ग्लैंड कहते हैं। और तीसरा जो होते हैं मिक्सचर ग्लैंड होते हैं जिसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब ये जो 3 आधार है मुख्य रूप से ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड जो 3 प्रकार के बताए गए हैं। अब इनके कार्य को हम लोग देखेंगे और इनकी क्या भूमिका है और किस चीज़ का वे स्राव करते हैं। इन्हीं सब तथ्यों पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो जितनी भी बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं यानी कि एक्सोक्राइन जितने भी ग्लैंड हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि कौन ऐसा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में जो क्या करते हैं, एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं। कौन सी ग्रंथियां एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं। तो ये बार बार क्या है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं जिसको हम लोग बाह्य स्रावी कहते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं। और दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बात होते हैं कि ये डक्ट वाले यानी कि नाली युक्त होते हैं, नालिका युक्त ग्लैंड होते हैं। ये ग्लैंड कैसे होते हैं, बाह्य स्रावी करते हैं और एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं। और नालिका युक्त मतलब ये जितने भी बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है उसमें वो नाली डक्ट युक्त होते हैं। अब आगे देखते हैं कि इनका संपर्क ब्लड से नहीं होता है, यानी कि इनके जो द्वारा स्राव जो किए जाते हैं एंजाइम का उसका कोई भी संपर्क ब्लड से नहीं होता है। तो जिस ग्लैंड का जिस स्राव का कोई भी किसी भी ग्रंथि या ब्लड से संपर्क नहीं रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। और उनका वो किस चीज़ का सेक्रेशन करेंगे, एंजाइम का सेक्रेशन करेंगे। आगे अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप का जो ग्लैंड होते हैं वो होते हैं इंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या करती है, इसमें मुख्य रूप से हार्मोन का सेक्रेशन होता है। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करते हैं, हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। अब यहाँ पर बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मिस कर जाते हैं।
तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी बाह्य स्रावी ग्रंथि होंगी वो एंजाइम का सेक्रेशन करेगा, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या करती है, हार्मोन का सेक्रेशन करती है। अब दूसरा इसके साथ क्या होता है, ये जो होते हैं नालिका विहीन होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि जितनी भी होती है वो क्या होते हैं, नालिका विहीन होते हैं, डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस यानी कि उसमें कोई नाली नहीं होता है, कोई पाइप से उसका जुड़ाव नहीं होता है, क्योंकि वो उनका संपर्क डायरेक्टली क्या होता है, ब्लड से होता है। तो प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा ग्लैंड जो है जिसका ब्लड से डायरेक्टली संपर्क होता है। तो संपर्क किस ग्लैंड का होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि का, क्योंकि वो हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि कौन सा ग्लैंड किस हार्मोन का या कैसे सेक्रेशन करते हैं, उसके क्या कार्य हैं। अब आगे देखते हैं ग्लैंड के तीसरा जो प्रकार होते हैं वो होते हैं मिश्रित ग्रंथि, जिसको हम लोग मिक्सचर ग्लैंड कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्सचर ग्लैंड, और मिक्सचर से ही आप लोग जान गए होंगे कि वैसे ग्रंथि जिसमें दोनों तरह के यानी कि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों तरह के स्राव होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, यानी कि मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और वो वैसे मिश्रित ग्रंथि क्या करते हैं, एंजाइम का भी सेक्रेशन करते हैं और हार्मोन का भी सेक्रेशन करते हैं। लेकिन एंजाइम का जब भी सेक्रेशन करते हैं तो वो नाली के माध्यम से, डक्ट के माध्यम से करते हैं, और हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं तो डक्टलेस करते हैं। और ऐसा हमारे ह्यूमन बॉडी में एकमात्र पेंक्रियाज ऐसा ग्लैंड है जो क्या करता है, डक्ट और डक्टलेस दोनों तरह के सेक्रेशन करते हैं, और एंजाइम का भी वो सेक्रेशन करते हैं और हार्मोन का भी सेक्रेशन करते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे मिश्रित ग्लैंड के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ, और जो एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं, जो नालिका युक्त होते हैं, नाली युक्त होते हैं और जिसका संपर्क ब्लड से नहीं होता है, वैसे ग्रंथि के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब बाह्य स्रावी ग्रंथि भी, ये भी ग्रंथि जो होते हैं शरीर के अंदर ही होते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथि का मतलब ये नहीं है कि शरीर के बाहर वो स्राव करेंगे, शरीर के अंदर ही करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मुख्य रूप से नालिका युक्त होते हैं। उसका स्राव जो होगा किसी न किसी नाली के माध्यम से ही होगा, और वो ब्लड के संपर्क में नहीं रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बाह्य स्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत कौन कौन से ग्लैंड आते हैं और वो किस चीज़ का स्राव करते हैं, इन्हीं सब तथ्यों पर हम लोग चर्चा करते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन सब बनाया गया है, और देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्य स्रावी ग्रंथि, उसका सबसे पहला जो होता है सेरुमेनन ग्रंथि मुख्य रूप से कान के अंदर होता है। कान के अंदर जहाँ स्टेप्स इनकस जहाँ पर थे, स्टेप्स और इनकस ग्रंथि होती है, वहीं पे ये भी ग्लैंड होते हैं। और ये ग्लैंड क्या करते हैं, सेरुमेन ग्लैंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, कान में मोम बनाते हैं। कान में गूज जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको मोम, वो क्या करते हैं, उसका सेक्रेशन करते हैं, और इसका मुख्य ये काम है मोम का निर्माण करना। अब आगे देखते हैं दूसरा जो लेक्राइमल ग्लैंड होते हैं। लेक्राइमल ग्लैंड आँख में होता है, आँख का लेक्राइमल ग्लैंड है। इसमें आँख में 3 तरह के ग्लैंड होते हैं और तीनों की अलग अलग भूमिका होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेक्राइमल ग्लैंड क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो लेक्राइमल ग्लैंड जो होता है वह क्या होता है, आँख में होता है। लेक्राइमल ग्लैंड कहाँ होता है, आँख में, और आँख के ऊपर वाले भाग में, ऊपर वाला जो भाव है पपनी, उसके जस्ट नीचे होते हैं।
और इनका मुख्य कार्य जो होता है क्या होता है, आंसू का निर्माण करना। क्या करना, आंसू का निर्माण करना। ये आंसू बनाते हैं। आँख में आंसू कहाँ से आती है, तो ये लेक्राइमल ग्लैंड के द्वारा ही। और उसी में आँख के साइड में जिस साइड में नाक से वह मिलता है आँख, वहाँ पर एक मांस के तरह गोला छोटा सा जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं पंक्टम। उसको क्या कहते हैं, पंक्टम, जो क्या करते हैं, आंसू को स्टोर करते हैं। आंसू को क्या करते हैं, थोड़ा बहुत अगर आंसू होता है तो उसको स्टोर करते हैं तनिका देर के लिए। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा बोल देते हैं या डांट देते हैं तो क्या होता है, आँख भर आता है, डबडबा जाता है लोर। उसी को हम लोग क्या करते हैं, तो वह कौन स्टोर करता है, पंक्टम, जो एक आंसू को, थोड़े से आंसू को क्या करता है, स्टोर करता है, वो ग्लैंड ही है। अब आगे हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से आंसू में क्या पाया जाता है। मुख्य रूप से आंसू में जो है लाइसोजम जाइम एंजाइम पाया जाता है। क्या करते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण आंसू क्या होते हैं, आते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम के कारण ही आंसू निकलता है। आंसू लेक्राइमल ग्लैंड में बनता है, लेकिन आंसू बनाने के बाद में वह कौन एंजाइम बनाता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम बनाता है, लाइसोजाइम। अब आगे हम लोग देखते हैं कि एक इसी में मोबियम मन ग्लैंड होता है, जो आँख में ही होता है। क्या है, मोबियन ग्लैंड, जो आँख में होता है, और इसका मुख्य जो कार्य होता है यह ऑयली, और जो कांची आँख में बनता है, कांची, वो उसका निर्माण करता है आँख के अंदर। इसके ये कार्य हैं। और ऑयली का निर्माण करते हैं। ऑयली मतलब तेल, यानी कि आँख जो है, आँख का जो रेटाइना या आइरिस होता है, बीच का भाग, वो लेक्राइमल ग्लैंड से जुड़े रहते हैं और वो मूव करते हैं, घूमते हैं। फिक्स स्थान पर ही घूमते हैं, लेकिन वो मूविंग करते हैं। तो मूविंग के लिए क्या चाहिए, थोड़ा ना थोड़ा आयल तो चाहिए ही। तो मूविंग के लिए आयल अधिक मात्रा में चाहिए या कम मात्रा में। तो ओल्ड एज में थोड़ा सा इसकी मात्रा अगर कम भी होता है, मूवमेंट वहाँ कम हो जाती है, और मूवमेंट कम होने के कारण हम लोग देखते हैं कि सयाना हो जाने पर आँख से कांची कम आता है। इसलिए क्योंकि वहाँ उस आयल का हमेशा वह यूज होते रहता है। यूज होगा तो वह कांची का रूप ग्रहण नहीं करेगा। जबकि यही चीज़ बच्चा में हम लोग देखते हैं कि उसके आँख जो होते हैं क्या करते हैं, मूव करते हैं। आयल का निर्माण ज़्यादा होता है बच्चा में, और वह क्या होता है, जब सो जाता है तो सोने के बाद में उसके आँखें, और बच्चे ज़्यादा देर तक सोते हैं, और इस कारण से उसका मूवमेंट वहाँ रुका रहता है, तो वह आयल की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ती है। इसलिए वह आयल क्या होता है, कांची के रूप में कन्वर्ट हो जाता है जब उसकी आवश्यकता नहीं होती है। आँख तो बना देता है, ग्लैंड तो बना देता है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो वह कांची के रूप में, वास्ट प्रोडक्ट के रूप में वह बाहर निकल जाता है आँख से। आगे अब हम लोग देखते हैं कि स्वेट ग्लैंड, जिसको हम लोग स्वेद कहते हैं, स्वेद ग्लैंड कहते हैं, और ये क्या करते हैं, शरीर में पसीना का निर्माण करते हैं। जैसे हम जितना भी पोर है स्किन में, जैसा कि हम लोग ये पढ़े थे सबक्यूटेनियस सिस्टम में, और एक्सक्रिएशन में भी इसको हम लोग पढ़े हैं। तो वो क्या करते हैं, स्वेट ग्लैंड जो होते हैं पसीना का निर्माण करते हैं, और गर्मी के दिनों में क्या होती है, इस ग्लैंड की भूमिका अधिक हो जाती है, और ये ज़्यादा पसीना निकालते हैं शरीर से, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसके कारण से क्या होता है, पसीना नमकीन होता है। आगे हम लोग देखते हैं एक और ग्लैंड है, जिसको हम लोग सीबेकस कहते हैं। सीबेकस यानी कि तैलीय। सीबेकस क्या है, तैलीय, जो सीबम निर्माण करता है। सीबम यानी कि एक चिकनाई होता है। जैसे नाक पर पसीना चलने लगेगा तो नाक का भाग जो होगा इस पर, या सुबह में जगते हैं फर्स्ट टाइम में तो देखते हैं कि ये नाक का भाग जो होगा अधिक चिकना महसूस होता है।
तो अधिक चिकना महसूस होने का मतलब क्या है, वहाँ सीवम का निर्माण होता है और ये सीवम का निर्माण करते हैं। कौन सा करते हैं, सीबेकस जो होते हैं सीवम का निर्माण करते हैं नाक के ऊपर। आगे अब हम लोग देखते हैं कि सलेवरी ग्लैंड में हम लोग देखे हैं टाइलिन माल्टोज और 3-4 तरह के क्या होते हैं हार्मोन निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं जो क्या करते हैं पाचक के रूप में कार्य करते हैं भोजन में। जब हम लोग डाइजेशन के दौरान भोजन मिलता है तो उसमें क्या होता है उसको नरम मुलायम करता है, पचने में मदद करता है, पाचन का ये कार्य करते हैं, ये हार्मोन होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग ये कहाँ से आते हैं, सलेवरी ग्लैंड से होते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसको हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं, जैसे आंत में है, आंत में क्या होते हैं जठर ग्रंथि होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। जैसे स्टोमक में है पैलोरिक ग्लैंड होते हैं जिससे HCl का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से आंत में भी गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जिसको हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं। और जठर ग्रंथि क्या करते हैं, इनका मुख्य जो कार्य है पाचक एंजाइम अर्थात भोजन को पचाने के लिए वो एंजाइम का निर्माण करते हैं। और इस एंजाइम में मुख्य रूप से रेनिन और पेप्सिन एंजाइम की भूमिका अहम होती है। बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि रेनिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है, तो रेनिन का सेक्रेशन जो होता है वही जठर ग्रंथि से होता है। रेनिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है, जठर ग्रंथि से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं पेप्सिन का भी कई एक बार पूछा गया है और ये गैस्ट्रिक रोग के लिए जिम्मेवार होते हैं। यहाँ से ग्लैंड अगर ख़राब हो जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड तो वो क्या होते हैं कि भोजन में पाचक नहीं मिला पाते हैं, एंजाइम को नहीं मिला पाते हैं, इस कारण से भोजन अच्छा से नहीं पचता है, अधपचा रह जाता है। और इस कारण से क्या होते हैं गैस का उसको पेशेंट को शिकायत होने लगता है, गैस बनने लगती है। और धीरे धीरे जब लंबा समय तक यही क्रिया होते रहती है तो वहाँ धीरे धीरे क्या होते हैं गैस्ट्रिक का उसको शिकायत हो जाता है, पेशेंट को क्या हो जाता है गैस्ट्रिक का शिकायत हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखे हैं कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं क्या करते हैं रेनिन और पेप्सिन का सेक्रेशन करते हैं। अब देखते हैं आगे म्यूकस ग्लैंड का मुख्य काम जो होता है म्यूकस का निर्माण करना। म्यूकस ग्लैंड का मुख्य कार्य क्या होता है, म्यूकस का निर्माण करना। हम लोग देखे थे जब नोज पढ़े थे तो नोजल कैविटी में जो कठोर वाला भाग होता है वहाँ पे म्यूकस बनता है और वहाँ बहुत सारे ग्लैंड होते हैं जो म्यूकस का निर्माण करते हैं। तो म्यूकस जो है क्या करता है, म्यूकस का मुख्य निर्माण कहाँ होता है, नाक में होता है। तो वहाँ बहुत सारे ग्लैंड होते हैं जिसके क्या होते हैं म्यूकस का निर्माण करते हैं। इसका मुख्य कार्य जो होता है एयर को एक निश्चित ताप पर फेफड़ा के अंदर ले जाना। तो इस प्रकार जितने भी सेक्रेशन है जो बाह्य स्रावी ग्रंथि के द्वारा वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होते हैं उपयोगी होते हैं। और इस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक बार अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। निश्चित रूप से इससे संबंधित इंडोक्राइन बाह्य स्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड से पूछे जाने वाले प्रश्न इसी भाग से रहेंगे। और इसका एक दूसरा भाग और बनाएंगे जिसमें लीवर भी है जो क्या है एक्सोक्राइन ग्लैंड है और एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत उसको भी पढ़ेंगे जो अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि आपका सहयोग मिलता रहे। जय हिंद जय भारत।